द ग्रेट डिप्रेशन 1929, इस चीज का मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशन? आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? पास्ट में ऐसा हुआ क्या था जो आज प्रेजेंटली हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को इतना डिटेल में स्टडी करना पड़ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आखिर फर्क क्या है? ऐसे क्या थियोरीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और किसने ये सारे थियोरीज को पॉपुलराइज किया? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं प्रोफेसर उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स कोच, इस लेक्चर में लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स कोच एंड एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर हु हैज 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज टॉट मोर देन 1000 प्लस स्टूडेंट्स। और मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस मेमोरी टेक्निक्स के साथ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगी। तो आज हम इसको स्टडी कैसे करने वाले हैं? आप सोच रहे होंगे मैम थियोरी सब्जेक्ट है, थियोरी सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका होता है? तो वही आज आप लोग सबसे बताने वाली हूँ। आज हम कैंप मेथड फॉलो करने वाले हैं। तो ये कैंप मेथड होता क्या है? तो ये है कैंप मेथड: क्यूरियोसिटी, एकेडमिक नॉलेज, मेमोराइजिंग टेक्निक एंड प्रेजेंटेशन। कोई भी टॉपिक हम एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ये कैसे हुआ, ये तो कुछ अलग हो रहा है। नेक्स्ट, हम आपको क्यूरियोसिटी के साथ एक एकेडमिक नॉलेज भी देंगे। साथ ही में आपको एग्जाम्स में कैसे पढ़ना है वो चीज़ का नॉलेज भी हम आपको इस लेक्चर में देंगे। इसके साथ मेमोराइजिंग टेक्निक तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज थियोरी है। थियोरी को कैसे पढ़ना है, कैसे मेमोराइज करना है, बिकॉज सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कुछ नहीं होगा। आपको साथ ही में टेक्निक सीखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे स्टडी करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर एक्चुअली में लिखना कैसे। जैसे कि आप जानते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हमें प्रेजेंटेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आपको हमारा ये टेक्निक पसंद आया तो हमारा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इतना पॉपुलराइज हुआ कैसे। तो इसके पीछे मेन रीजन है जॉन मेनार्ड केन्स। ये है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया। आखिर कैसे, पास्ट में ऐसा क्या हुआ? तो 1929 की बात है जब यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन, 20th सेंचुरी का वो सबसे बड़ा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन था और यूएस की वजह से बहुत से दूसरे कंट्रीज को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो आखिर ये डिप्रेशन आया कैसे? वो टाइम पे कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया था गुड्स एंड सर्विसेज का। स्टॉक मार्केट हो गया था क्रैश। इस रीज़न के वजह से सारे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम हो गए थे डाउन, प्राइजेस डाउन हो गए, डिमांड कम हो गया, सप्लाई नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये रीज़न की वजह से बिजनेसेस को लॉसेस होने लगे। लॉस होने के वजह से बिजनेस ने सबसे पहला क्या किया, सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो इस रीज़न के वजह से कंट्री में हुआ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग गरीब होते जा रहे थे, लोग स्ट्राइक पे आना चालू कर दिए थे। तो ये सब होने के वजह से केन्स ने जब ये सब ऑब्जर्व किया तब उनको लगा कि इकोनॉमिक्स को तो हमें मैक्रो लेवल पे स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, स्टडी एज अ होल,
जब हम पूरे कंट्री के प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल पे स्टडी करना। तो यही आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पॉपुलराइज किया जॉन मेनार्ड केन्स ने। और सेकेंड आपको ये याद रखना है कि ये कैसे पॉपुलराइज हुआ। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हुआ। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी था। इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। लेकिन पहले के टाइम पे हम सिर्फ माइक्रो लेवल पे चीज़ें स्टडी करते थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, वो हम आगे के स्लाइड में सीखेंगे। ओके, सो आप ये याद रख सकते हैं कि केन्स ने इस पे एक बुक भी लिखी है और वो बुक में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट पॉवर्टी। तो जब हम कंट्री के ये सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, केन्स बुक वॉज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। Unlike his predecessors, his approach was to examine the working of the economy in its entirety. केन्स के पहले सारे इकोनॉमिस्ट इंडिविजुअल लेवल के कॉन्सेप्ट को बताते थे। इंडिविजुअल का मतलब होता है कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, जो ऑलरेडी आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है। तो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल इकोनॉमी के बारे में, कि प्रैक्टिकली अपनी कंट्री चलती कैसी है, अपने कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, पैसे कैसे फ्लो हो रहा है। ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। पॉइंट नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम इकोनॉमी बोलते हैं ना, मतलब कंट्री, एक कंट्री की ओवरऑल चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, अब वो एज अ होल में आता क्या है। एज अ होल का मतलब होता है, पॉइंट नंबर 2, नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमारे कंट्री में कितने इंडस्ट्रीज हैं जिसमें चीज़ें बन रही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं नेशनल इनकम। कंट्री में कमाने वाले लोग कितने हैं, हमारे कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। पर पर्सन की इनकम नहीं हम लोग इसमें देख रहे, ओवरऑल कंट्री की इनकम, सारे पॉपुलेशन का मिला के हमारे कंट्री की इनकम क्या है, ये स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो ज़रूरी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट से ही तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग कमा रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं बट उनको जॉब मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अगर लो चल रही है। तो फिर हम बिग पिक्चर पे फोकस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी स्मॉल या इंडिविजुअल चीज़ों पे फोकस नहीं करता, बिग पिक्चर, सब कुछ एकदम एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी किया जाता है कि कंट्री की इन्फ्लेशन, कंट्री में महंगाई है या चीज़ें सस्ती है, कंट्री डिप्रेशन में है या कंट्री एकदम प्रोस्पेरिटी पे है। तो जब हम ये सारी चीज़ें एज अ होल स्टडी करते हैं, मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट आप ये इसमें याद रखना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट। दोनों एकदम अलग नहीं है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ये कैसे होता है ये हम आगे वाले स्लाइड में सीखेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन जब हम माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू और मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू के 4 सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स होते हैं? 4, H, F, G और E। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ये 4 सेक्टर से मैक्रो इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है।
सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होता क्या है? हाउस होल्ड का मतलब होता है कंट्री में रहने वाले लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूँ तो कंट्री में रहने वाले लोग जो अपने इनकम में से कुछ चीज़ें स्पेंड करते चीज़ों को खरीदने के लिए। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जब वो लोग अपने इनकम में से कुछ पार्ट स्पेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या हाउस होल्ड का काम सिर्फ स्पेंड करना है? जी नहीं, हाउस होल्ड साथ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई करते। आखिर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? तो चलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टमाटो केचप बनाना है, तो टमाटो केचप बनाने के लिए मेरा तो सिर्फ आइडिया लगेगा, मेरे को तो सिर्फ कैपिटल लगेगा, बट साथ ही में मुझे बाहर से लेबर लेना पड़ेगा, है ना, लैंड लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आएगी कहाँ से? लैंड कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा? ये चारों चीज़ें हमारे पास आएगी हाउस होल्ड से। यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर यानी मैं भी तो एक हाउस होल्ड ही हूँ ना। हाउस होल्ड से मैंने आइडिया लाया और आइडिया से मैं क्या कर रही हूँ? एक टमाटो केचप का फैक्ट्री सेटअप कर। तो हाउस होल्ड के 2 काम होते हैं। एक होता है वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और सेकेंड रीजन होता है वो लोग फर्म को। सेकेंड सेक्टर क्या है? फर्म। ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको सप्लाई करते हैं? फर्म को सप्लाई करते। हु आर फर्म्स? फर्म्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते। कोई भी ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको हम बोलते हैं फर्म। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाउस होल्ड ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं फर्म ले लेती हूँ। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को सप्लाई करते हैं, ओके। और फर्म क्या करता है? इसी फैक्टर को यूज करके गुड्स बना रहा है, और गुड्स बना के ये हाउस होल्ड को फिर से क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। मतलब ये जो डिमांड और सप्लाई है ये दोनों साइड से चल रही है। तो ये दोनों का एक रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो ये हो गए हमारे 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड का पार्ट हो गया और फर्म का पार्ट हो गया। लेकिन अभी एक क्वेश्चन है, अगर इन लोगों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है। इसके लिए कंट्री को संभालने के लिए गवर्नमेंट बनाया जाता है। तो हमारा जो 3rd सेक्टर है वो है गवर्नमेंट के बारे में। हु आर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर लेके आता है, जो डेवलपमेंट करता है, जो रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, एजुकेशन फैसिलिटी देता है, हेल्थ का फैसिलिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? गवर्नमेंट। क्या क्या देता है गवर्नमेंट? सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर साथ ही में हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सारा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, गवर्नमेंट का मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, ताकि लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो। जो भी हमारे कंट्री के रहने वाले सिटीजन है उन सभी के साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, ठीक है। और लास्ट जो हमारा सेक्टर होता है दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ गुड्स मैं अपने कंट्री में बना रही हूँ और दूसरे कंट्री में जब मैं उसको सेल करती हूँ, बेचती हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? एक्सपोर्ट कर। और इंपोर्ट उसका उल्टा होता है, जब फॉरेन कंट्री से मैं अपने कंट्री में कोई गुड्स खरीद रही हूँ, बाय कर रही हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और लास्ट एक चीज़ जो फॉरेन कंट्री से इनफ्लो और आउटफ्लो होती है, इनफ्लो का मतलब आना, आउटफ्लो का मतलब जाना, दैट इज कैपिटल।
कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आज अगर मुझे कोई इंडिया में बिजनेस चालू करना है तो हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने फॉरेनर को परमिशन दे के रखा है कि कोई भी फॉरेन कंट्री के बिजनेसमैन हमारे कंट्री में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते। तो इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब हमारे कंट्री में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। वैसे ही हमारे कंट्री के भी लोग दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे कंट्री के जो बहुत फेमस बैंक्स है, ICICI बैंक, टाटा के कंपनीज, ये सारे इंडिया के बाहर इनके ब्रांचेस हैं। तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर के वजह। और ये सारी चीजें मिला के सम अप करके आपकी क्या बनती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, HFGE, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। ये चारों सेक्टर मिला के आपका बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके पहले अगर अभी तक के आपको कॉन्सेप्ट मेरा समझा होगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमी। देखिए, नॉर्मली इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और भी 2 इकोनॉमी होती है। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैंने ये 2 कॉन्सेप्ट को अलग से क्यों लिखा है, बिकॉज आपको एक्चुअली में स्टडी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही स्टडी करना है, बट मैं आपको तीनों का मतलब बता रही हूँ ताकि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है, तो चलिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है ये एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर ही नहीं करता, जहाँ पे कोई भी प्राइवेट बिजनेस अपने मर्जी से बिजनेस कर सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। और जब किसी चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं लेज़िस फेयर। क्या बोलोगे आप उस टर्म को, लेज़िस फेयर। लेज़िस फेयर का मतलब होता है कि जिस चीज़ में गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल नहीं देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेज़िस फेयर। और ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में पूरी कंट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल से चले, जैसा गवर्नमेंट बोलेगा वैसी ही चीजें होगी, जिसमें प्राइवेट इंटरफियर नहीं करेगा। ओके, फिर लास्ट में जो आता है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक्चुअली में सबसे बेस्ट इकोनॉमी होती है, बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटलिस्ट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। इसके लिए आज आप अपने कंट्री में देख रहे होंगे, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ताकि जिनको गवर्नमेंट से चाहिए तो वो लोग गवर्नमेंट से सर्विस ले सकते हैं, जिनको प्राइवेट का सर्विस चाहिए वो लोग प्राइवेट से सर्विस ले। ठीक है, सो अपनी जो इंडिया है ये याद रखना, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों। जैसे आप देख सकते हो रेलवे है गवर्नमेंट का, लेकिन जो मेट्रो चल रहा है, तो मेट्रो के लिए गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को क्या करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको ये मेट्रो चलाने देके रखा है। तो ये होता है मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो अभी आपको तीनों का मतलब तो समझ में आ गया होगा और तीनों में क्या फ़र्क है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेज़िस फेयर, जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी या एकदम मिनिमम इंटरफियर करेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेज़िस। दूसरा इसका फीचर होता है कि इन लोग का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि ऐसे इकोनॉमी में सप्लायर मतलब प्रोड्यूसर्स ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो चीज़ की मार्केट में डिमांड है अगर वो चीज़ की तो ही सप्लाई होगा। जैसे मतलब सप्लायर को ये सब सोचना पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना, वाई टू प्रोड्यूस, ऐसे WH वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे।
WH वाले क्वेश्चंस मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब सप्लायर को सोचना पड़ेगा। क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, समझ में आ रहा है, एंड कैसे प्रोड्यूस करे। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब उनको कैसे मिलेगा, उनको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, उनको डिमांड देखनी पड़ेगी कि क्या प्रोडक्ट्स पे डिमांड है। और तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमी का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट। ये लोग हमेशा अपने प्रॉफिट का सोचते हैं, प्रॉफिट का तो सोचते ही है एंड साथ ही में उनको क्वालिटी भी देना पड़ता है, बट इनका मेन मकसद तो प्रॉफिट ही होता है। जहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो लोग अपने बिजनेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब। एंड साथ ही में आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आखिर क्या फ़र्क है ना। हमने ये तो सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट को स्टडी करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ को स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्या है इंडिविजुअल और एग्रीगेट में फ़र्क, इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट में क्या फ़र्क। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन की इनकम, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, माइक्रो। कंट्री में रहने वाले हर एक पर्सन की इनकम टोटल, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, मैक्रो। जियो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, माइक्रो। कंट्री में जितने भी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, मैक्रो। एक्स पर्सन के पास जॉब नहीं है, माइक्रो। कंट्री में 25% लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हमने क्या स्टडी किया, मैक्रो। ओके, अभी आपने अपना एग्जाम दिया होगा 11th स्टैंडर्ड का, आपका जो रिजल्ट आया, माइक्रो। कंट्री में 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाले हर एक बच्चे का रिजल्ट, मैक्रो। समझ में आ गया होगा आपको कि माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फर्क है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक इज अ फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्री और फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, देखिए, ट्री मतलब एक पूरा ट्री जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, है ना। तो जब हम पूरे टोटल देखते हैं, मतलब मैं मैक्रो देख रही हूँ। जब मैं एक इंडिविजुअल ट्री को स्टडी कर रही हूँ कि यार इसका प्लांट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो मैं माइक्रो स्टडी। और मैं पूरा जंगल देख रही हूँ, पूरा फॉरेस्ट देख रही हूँ, मतलब मैं क्या स्टडी कर रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर। आप अभी इसमें देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक वेरिएबल एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं एज अ होल, ओके, टोटल। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम इसमें स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करेगा, ये हम स्टडी करते हैं। मार्केट कैसे वर्क करेगा, ये हम माइक्रो पे स्टडी करते हैं। बट मैक्रो पे आप क्या स्टडी करते हो, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है टोटल, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके लिए आपको इसमें ये वाले पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये है ना, ये सारे माइक्रो के वेरिएबल्स हैं और ये सारे मैक्रो के वेरिएबल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि माइक्रो के क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, प्राइस, और ये सारे इंडिविजुअल है, पर प्रोडक्ट पे प्राइस कितना है पैसा। तो प्राइस, कंज्यूमर डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, फर्म, रेवेन्यू, कॉस्ट, ये सारे माइक्रो के वेरिएबल्स हो। और जब आप मैक्रो के वेरिएबल्स देखोगे तो सब कुछ कैसा रहेगा, एग्रीगेट रहेगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई, कि कंट्री में कितनी महंगाई है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। और
अभी ये सारी थियोरीज आपने ऑलरेडी अपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप 12th में क्या स्टडी करने वाले हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी। तो आगे के हमारे जितने भी 12th के लेक्चर्स होंगे उसमें आप ये सारे थियोरीज पढ़ने वाले हो, जैसे थियोरी ऑफ मनी, पैसों के बारे में, है ना, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारी थियोरीज आप अपने 12th के कॉन्सेप्ट में स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किसने किया, दूसरा ऐसा क्या हुआ जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं, और माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क। तो आई होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं।